नमस्कार दोस्तों। तो भाषा प्रकरण के अंतर्गत भाषा विकास की प्रक्रिया का पाठ हमने इससे पहले पढ़ा था, इससे पहले के अंक में। आज हम फिर से देखते हैं कि भाषा विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे आगे बढ़ती है। हमने चर्चा की थी कि भाषा विकास की प्रक्रिया में 6 चरण होते हैं: ध्वनि, भाषा ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य। अब एक एक का बारी बारी से हम वर्गीकरण करते चलेंगे। तो अगर ध्वनियों का वर्गीकरण या यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, वर्णों का मान लें इसको हम, है ना, ध्वनियों या वर्णों का, इसको हम ये वर्गों नहीं पढ़ के हम क्या कब पढ़ेंगे? वर्णों का, ध्वनियों या वर्णों का वर्गीकरण। तो जो ध्वनियाँ निकलती हैं, मैंने बताया था कि ध्वनि की परिभाषा क्या है। भाषिक ध्वनि की परिभाषा क्या है कि फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु जब विभिन्न स्वरतंत्रियों से टकराती हुई मुख विवर से बाहर आती है तो उस प्रक्रिया में जो स्फोट होता है उससे निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि या वर्ण, ये भी हमने जाना था कि ध्वनि या वर्ण के मूल रूप तो एक ही हैं, लेकिन ध्वनियों का ही विकसित रूप है वर्ण। जब हम भाषा को लिखने और पढ़ने के प्रयोग में लाते हैं तो वहाँ ध्वनियों को वर्णों के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। अब बात आती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है वर्ण का? स्वर वर्ण। और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण क्या है, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पाते क्या हैं कि स्वर वर्ण की हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु बिना किसी अवरोध के, यानी बिना किसी रुकावट के मुख विवर से बाहर आ जाएं तो उस स्फोट के फलस्वरूप
निकलने वाली आवाज़ को स्वर वर्ण कहते हैं या स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। तो ये रूप है दोस्तों स्वर वर्ण का। जैसे अ, आ, ई, है ना, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और अंग्रेजी से आयातित एक स्वर अब है आ, जो कॉलेज, नॉलेज इत्यादि में काम आता है उच्चारण में। तो ये क्या है दोस्तों, ये स्वर वर्ण हैं। इनके उच्चारण में क्या है कि फेफड़े से निकलने वाली जो हवा है, जो प्राणवायु है, इसको किसी स्वर तंत्री से घर्षण की या स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ये सीधे मुख से बाहर आ जाती है ना, मुख से या नाक से, दोनों में से किसी से बाहर आ जाती है। और तब ऐसे पूर्ण वर्ण को स्वर कहते हैं हम। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो अधूरे होते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण स्वर के मेल से होता है। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। हर स्वर अपने उच्चारण के लिए स्वतंत्र है। जैसे क, जब हम बोलते हैं तो यहाँ क और अ, क का रूप जो है वो अ में बदल जाता है, तो ये व्यंजन हो गया। लेकिन हम बोलते हैं अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, तो यहाँ पूर्णता के साथ निकलता है। लेकिन इसमें हवा, हमारे ओठ की आकृति बदलती है, जिह्वा थोड़ा ऊपर नीचे होती है, लेकिन किसी से स्पर्श या किसी से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्ण उच्चरित होते हैं, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। ये वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता है ना। अब हम देखते हैं व्यंजन क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु विभिन्न स्वरतंत्रियों से टकराती हुई
मुख विवर से बाहर आती है। मुख विवर से बाहर आती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की स्वर तंत्रियों से टकराती हुई मुख से बाहर आती है हवा। अब ये स्वर तंत्रियां कौन सी हैं? काकल, जैसे ह का उच्चारण करते हैं हम, तो आप देखिए यहां से उच्चारित होता है ह। बिल्कुल काकल से टकराहट होती है हवा की। उसके बाद कंठ वर्ण है, संस्कृत में कंठ है। क ख ग घ क वर्ग के वर्ण जो हैं ये संस्कृत में कंठ हैं, लेकिन हिंदी में आकर के वो अब कोमल तालव्य हो गए हैं। जैसे जैसे समय बदलता है व्याकरण के रूप में दोस्तों परिवर्तन होता है। आज हमने जो बचपन में व्याकरण पढ़ा था तो हमें स्वरों के रूप में बताए जाते थे अ आ ई उ री। ये री का रूप भी बताया जाता था हमें। इसके साथ एक दीर्घ री भी थी, इसका दीर्घ रूप था री, री, री। और औ के बाद अंग, अह, ये सब स्वर माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला ये हट गया, री हट गया, री हट गया, अंग और अह भी अयोग व्याह में आ गए। हम जब आगे चर्चा करेंगे, वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, तब हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और हिंदी की जो 52 ध्वनियाँ हैं, उन 52 ध्वनियों की जब चर्चा करेंगे तो इनका विस्तृत विवरण होगा। तो धीरे धीरे ये सब हट गए, अब बच गया री। तो आज वास्तविकता क्या है कि इस री वर्ण का उच्चारण करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। 1000 में एक आध व्यक्ति है जो हिंदी में भी री का उच्चारण करता है। इसमें मुंह से बाहर आती हुई हवा टकराती तो नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे जीभ में कुछ कंपन महसूस होता है। री 3 बार कंपन होता है, जीभ जैसे 3 बार कांपती है। और इस री के उच्चारण में जीभ 5 बार कांपती थी। संस्कृत में आज भी इनका प्रचलन है, और संस्कृत का जब विशुद्ध उच्चारण हम करेंगे तो वहां पर ये स्वर हैं। लेकिन हिंदी में अब ये स्वर प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज री के बदले हम री का उच्चारण करने लगे हैं। और ये र व्यंजन के साथ ई स्वर मिलाकर के तब उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों, अब जो स्वर हमारे सामने रह गए हैं, हाँ, जैसे ऋषि, कृपा, कृपाण, इन सब का जब हम लेखन करते हैं तो उस प्रक्रिया में री की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे कृपा, प्रकृति, तो री की मात्रा का प्रयोग तो वहां हम करते हैं, लेकिन वास्तव में री का वह उच्चारण आज नहीं हो रहा है। आज ऋतु, तो हम ऋतु नहीं बोल के ऋतु बोलते हैं, है ना, ऋतु। ऋषभ नहीं बोल के ऋषभ बोलते हैं।
तो उच्चारण में आज अंतर आ गया है। धीरे धीरे भाषा के विकास के क्रम में कहीं प्रयत्न लाघव का सिद्धांत लागू हो जाता है, कहीं समीकरण का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो इन कारणों से दोस्तों कहीं अर्थादेश हो जाता है, कहीं अर्थ विस्तार हो जाता है, कहीं अर्थ संकोच हो जाता है। तो भाषा में नित्य परिवर्तन होते रहते हैं, क्षण क्षण परिवर्तनशील है भाषा। जैसे हालांकि ये परिवर्तन इतना धीमी गति से होता है, इतनी धीमी गति से, इतना सनय सनय होता है कि हमें आसानी से पता नहीं चलता है। और एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद हम इसे समझ पाते हैं। तो हमने देखा कि इनके उच्चारण में वर्णों को किसी स्वरतंत्री से टकराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर दें इस परिभाषा को। प्राणवायु बिना किसी अवरोध के मुख विवर से बाहर आ जाए, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। माफ कीजिएगा, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये मूल स्वर अब 10 रह गए हैं। कुछ समय पहले तक री के सहित 11 था, लेकिन अब मूल स्वर 10 रह गए हैं और 11वां स्वर जो है वह अंग्रेजी से आयातित आ। ये जो है 11वें स्वर के रूप में हमारे सामने है। और हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के उदाहरण के रूप में क, ख, ग आदि। यानी हम देखें तो क से ह तक के 33 वर्ण मूल व्यंजन हैं। तैंतीस वर्ण जो हैं वो मूल व्यंजन हैं। और उसके बाद छ, त्र, ज्ञ, ये क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। ये क्या है दोस्तों? ये संयुक्त व्यंजन हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वरों में, उनके उच्चारण में
हमें किसी प्रकार के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, हवा सीधे मुंह से बाहर आ जाती है या नाक से बाहर आ जाती है ना। जैसे आंग, एंग, ओंग, एंग, तो यहाँ नासिका से बाहर आती है हवा। और अ, आ, ई, उ, इनके उच्चारण में मुंह से बाहर आती है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में क्या होता है, स्वरों के उच्चारण में क्या होता है कि किसी अन्य स्वर तंत्री यानी वोकल एलिमेंट का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जबकि इसमें अलग अलग उच्चारण स्थल हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पर कोमल तालु, हिंदी में कोमल तालु और संस्कृत में कंठ से इनका उच्चारण होता है। च, छ, ज, झ, य। अब स्वर और व्यंजन के उच्चारण में यही फर्क है कि स्वरों का उच्चारण काफी देर तक भी हम कर सकते हैं, अ, आ, लेकिन व्यंजन को जैसे ही हम लंबा खींचेंगे वह स्वर युक्त हो जाएगा। जैसे क, तो क गौण हो गया और अ की ध्वनि निकल गई। ख, प, लेकिन वो शुद्ध व्यंजन कब रहेगा, क, च, ट, प, ब, इस रूप में शीघ्रता से उसका उच्चारण होता है, वह लंबा नहीं खींचा जा सकता। तो दोस्तों हमने जाना स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्वर और व्यंजन का जब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो एक एक करके, कोई भी अध्ययन जब विश्लेषणात्मक रूप से होता है, एनालिटिक ढंग से होता है, तब वह एक सही अध्ययन माना जाता है। तो अब हम बात करें कि स्वरों के भेद कितने होते हैं, है ना। स्वर वर्णों या ध्वनियों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने चर्चा की है कि स्वर ध्वनियों या वर्णों के मुख्य प्रमुख वर्णों के वर्गीकरण के मुख्य 5 आधार हैं, जिनके अनुसार उनके निम्नलिखित भेद किए गए हैं। अब इनके वर्गीकरण के अगर 5 आधार हैं तो भेद कितने हो जाएंगे, 5 भेद। सीधी सी बात है कि मूल भेद स्वरों के कितने हो जाएंगे, 5 भेद, है ना। अब अलग अलग तरीके से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला आधार क्या है, मुखाकृति के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है वह मुखाकृति के आधार पर, यानी मुंह की आकृति, बोलते समय हमारे मुंह की आकृति कैसी रहती है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, है ना। तो दोस्तों मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद किए गए, 4 भेद किए गए। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। संवृत का मतलब होता है बंद। इनके उच्चारण में मुंह जो है वो लगभग बंद हो जाता है। फिर अर्ध संवृत, अर्ध संवृत में संवृत की तुलना में मुंह थोड़ा सा खुल जाता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं ई, 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 तो मुंह लगभग बंद है। ऊ, ऊ, तो यहां भी मुंह लगभग बंद है। लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं ए, तो आप देखते हैं कि हमारा मुंह थोड़ा खुल जाता है। ओ, ओ के उच्चारण में भी मुंह थोड़ा खुल जाता है। अब अर्धविवृत, अर्धविवृत क्या है, संवृत की तुलना में थोड़ा और, अर्ध संवृत की तुलना में थोड़ा और खुल जाता है। लेकिन विवृत, विवृत में क्या होता है कि मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है। जैसे आ,
तो आ जब बोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुल जाता है ना, आ। लेकिन ए, अ, औ, आ, अंग्रेजी के अनुकरण वाला जो अ है, इसके उच्चारण में हम देखते हैं कि अर्ध संवृत की तुलना में कुछ अधिक खुल जाता है मुंह और विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुला रहता है। तो दोस्तों, हमने यहां देखा है, मैंने एक रेखा चित्र आपके सामने उपस्थित किया है। इसमें संवृत स्वर वर्ण में कौन कौन से आते हैं? ई, लगभग बंद होता है मुंह। ई, ऊ, ऊ। अर्ध संवृत में ए, थोड़ा सा मुंह खुल जाता है। ओ। अर्ध विवृत में ऐ, अ, औ, आ, और विवृत में आ। अब इनको हम एक एक को परिभाषित करें तो इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो दोस्तों, यहां पहला भेद क्या है? संवृत स्वर। तो संवृत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो जाता है, लगभग बंद सा हो जाता है, वे संवृत स्वर कहलाते हैं। वे क्या होते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? मुंह लगभग बंद हो जाता है। जैसे ई। अब आपने इस रेखा चित्र में जो हमने ये रेखा चित्र बनाया है, जो डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख रहे हैं कि ई को हमने ऊपर रखा है और ई को नीचे रखा है।
दीर्घ ई को ऊपर रखा है और ह्रस्व ई को नीचे रखा है। यहाँ हमने आप देखेंगे कि हमने दीर्घ ऊ को ऊपर रखा है और ह्रस्व ऊ को नीचे रखा है। मतलब साफ है दोस्तों कि जो ऊपर है उनके उच्चारण में मुख लगभग लगभग बंद हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा का फर्क पड़ता है, लेकिन बंद की स्थिति ही होती है ना। इसके उच्चारण में या इसके उच्चारण में इसकी तुलना में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन मुख लगभग लगभग बंद ही होता है। तो देखते हैं कि ई, अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि पहले मैंने ह्रस्व को लिया है, बाद में दीर्घ, पहले दीर्घ को लिया है, बाद में ह्रस्व को लिया है। क्योंकि दीर्घ के उच्चारण में ई के उच्चारण में लगभग बिल्कुल बंद हो जाता है मुंह, उसकी तुलना में ई तो थोड़ा सा खुलता है। ऊ ऊ तो ये जो है यहां पर हम क्या देखते हैं कि मुंह बंद हो जाता है लगभग, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट खाली रहता है, बाकी पूरा का पूरा लगभग बंद हो जाता है। ऊ। अब इसमें क्या होता है कि जिह्वा जो है थोड़ा ऊपर उठ जाती है। अब इसमें हम यूं कह सकते हैं कि संवृत वर्णों के संवृत वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के अंदर ऊपर की ओर उठ जाती है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जीभ जो है जैसे ई ऊ का उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि जीभ ऊपर उठ जाती है ना, जीवा मुख के अंदर ऊपर उठ जाती है और होंठ लगभग बंद से हो जाते हैं। होंठ जो है वो लगभग बंद से हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो रूप है स्वर वर्ण का, इसको हम कहते हैं संवृत वर्ण। अब संवृत स्वर, अब हम इसके बाद की चर्चा करें अर्ध संवृत की। तो अर्ध संवृत क्या है आप देख रहे हैं। अर्ध संवृत में कौन कौन सा आ रहा है, ए और ओ। तो इसके लिए दोस्तों हम उसकी चर्चा करते हैं। जो इसका दूसरा भेद है अर्ध संवृत स्वर।
अर्ध संवृत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर संवृत की तुलना में थोड़ा अधिक खुला हो, संवृत की तुलना में थोड़ा अधिक और अर्धविवृत अर्धविवृत की तुलना में थोड़ा कम खुला हो, अर्धविवृत की तुलना में थोड़ा कम खुला हो, वे अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। वे अर्ध संवृत स्वर, वे अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ओ, ये जो दो स्वर हैं इनमें हम देखते हैं कि ई, ऊ के उच्चारण की तुलना में ए थोड़ा खुल जाता है मुंह, ओ मुंह थोड़ा खुल जाता है, पूरी तरह नहीं खुलता है लेकिन इसकी तुलना में खुल जाता है। लेकिन ऐ, अ, औ इनकी तुलना में थोड़ा कम खुलता है। तो ए और ओ जो हैं ये अर्धविवृत स्वर हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि संवृत में जिह्वा जो है, जीभ जो है वो बिल्कुल ऊपर उठ जाती है, लेकिन ए, ओ इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर तो होती है लेकिन थोड़ा नीचे आ जाती है, थोड़ा सा। आप उच्चारण करके देखें, ए, ओ और ई, ऊ, तो उनके उच्चारण में जीभ जो है वो ऊपर उठ जाती है और उसकी तुलना में अर्ध संवृत में जिह्वा जो है वह थोड़ा नीचे आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, अर्ध संवृत स्वरों के उच्चारण में, अर्ध संवृत स्वरों के उच्चारण में जिह्वा संवृत की तुलना में थोड़ा कम ऊपर उठी हुई होती है।
थोड़ा कम ऊपर उठी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है कि मुख विवर जो है यानी मुंह का छेद जो है वह क्या होता है, समृद्ध की तुलना में थोड़ा अधिक खुल जाता है, जिसके कारण मुख विवर समृद्ध की तुलना में कुछ अधिक खुल जाता है। तो ये विशेषता है अर्ध समृद्ध की, है ना। इसकी विशेषता को हम इस तरह से देखें। अर्ध समृद्ध की विशेषता क्या है कि इसके उच्चारण में मुंह जो है वह समृद्ध की तुलना में थोड़ा अधिक खुल जाता है। और यहां क्या होता है, एक बार फिर से हम देख लें अर्ध समृद्ध स्वर को। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर समृद्ध की तुलना में कुछ अधिक और अर्ध विवृत की तुलना में कुछ कम खुला हो, वे क्या कहलाते हैं, अर्ध समृद्ध। वे अर्ध समृद्ध
स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ओ। अब इनकी विशेषता क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समृत की तुलना में कुछ कम ऊपर उठी हुई होती है। जिससे या जिसके कारण मुख्य विवर थोड़ा अधिक खुल जाता है। तो ये विशेषता है इसकी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, जैसे समृत में जीभ जो है वो ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर क्या है उसकी तुलना में थोड़ा सा नीचे ए, ऐ, तो जीभ ऊपर तो उठी हुई होती है पर थोड़ा सा नीचे आ जाती है। और ऐसे में क्या होता है, जब जीभ थोड़ा नीचे आती है तो मुंह उसकी तुलना में थोड़ा सा खुल जाता है। तो इस स्थिति में दोस्तों ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, अर्ध समृत। अब इसके बाद देखिए अगला कौन सा रूप है, अर्धविवृत। अर्धविवृत की चर्चा जब हम करेंगे तो तीसरा भेद इसका क्या है, अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर की हम क्या परिभाषा देंगे, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ और समृत का मतलब होता है बंद। तो जो पूरी तरह से खुला हुआ नहीं हो पर बंद भी नहीं हो, यानी समृत से थोड़ा सा खुला हुआ क्या हुआ, अर्ध समृत, और उससे थोड़ा और खुल जाए पर पूरी तरह से नहीं खुले तो दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे, अर्धविवृत। खुला हुआ है पर थोड़ा कम खुला हुआ है। जैसे इसकी परिभाषा हम क्या देंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य विवर समृत की तुलना में, माफ कीजिएगा, अर्ध समृत की तुलना में
में कुछ अधिक और विवृत की तुलना में कुछ कम खुला हो, वे अर्धविवृत स्वर, वे क्या कहलाते हैं? अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे इनके उदाहरण के रूप में किन स्वरों को लेंगे हम? अ, आ, ऐ, औ। ये स्वर जो हैं ये पूरी तरह से मुंह नहीं खुलता है। जैसे आ बोलते हैं तो मुंह पूरी तरह से खुल जाता है, लेकिन यहाँ तो जब हम बोलते हैं तो ए की तुलना में मुंह थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है। ओ की तुलना में औ बोलते हैं, औ तो थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है। ओ और ऊ में लगभग बंद हो जाता है, पर ओ बोलते हैं तो क्या होता है? उससे थोड़ा ज़्यादा खुलता है। और औ बोलते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा खुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? अर्धविवृत क्या है कि अर्ध संवृत की तुलना में थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ होता है और विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुला हुआ होता है। तो इसकी विशेषता क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्यों मुंह ज़्यादा खुल जाता है? तो इसकी विशेषता क्या है? क्यों ऐसा होता है? तो इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा थोड़ा और नीचे आ जाती है। थोड़ा और नीचे हो जाती है। जिससे मुख विवर थोड़ा अधिक खुल जाता है। तो ये इसकी विशेषता है कि जीभ है वो थोड़ा और नीचे आ जाती है और तब क्या होता है? मुंह जो है वो थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं खिलता है। तो दोस्तों इसमें क्या है अर्धविवृत में कि अर्ध संवृत की तुलना में थोड़ा अधिक खुला हुआ, पर विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुला हुआ होता है। और अ, आ, ऐ, औ ये जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब चलिए, अब हम मुखाकृति के आधार पर स्वर के चौथे और आखिरी भेद की ओर चलते हैं। तो चौथा भेद क्या है? विवृत स्वर। तो विवृत स्वर की क्या परिभाषा दे सकते हैं?
जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में मुख्य विवर पूरी तरह खुला हो या पूरी तरह खुल जाए, उसे विवृत स्वर कहते हैं। अब इसमें एक ही स्वर आता है, जैसे आ, एक ही स्वर है आ, जिसको हम विवृत स्वर कहते हैं। बाकी ई उ ये चार जो हैं वो संवृत हैं, ए ओ अर्ध संवृत हैं, अ आ ऐ औ अर्ध विवृत हैं, और आ ये क्या है, विवृत है। अब इसकी क्या विशेषता है, विवृत स्वर के उच्चारण में विवृत स्वर के उच्चारण में जिह्वा एकदम नीचे आ जाती है। जिह्वा जो है वो क्या होती है, एकदम नीचे आ जाती है। आ बोलते हैं तो देखिए जीभ एकदम से नीचे चिपक जाती है, नीचे आ जाती है, जिससे मुख विवर पूरा का पूरा खुल जाता है। इसमें क्या होता है, मुख विवर पूरा का पूरा खुल जाता है। तो दोस्तों इस कक्षा में हमने देखा, आज की इस क्लास में हमने देखा कि वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब वर्णों के वर्गीकरण में हमने देखा इसमें कि स्वर वर्ण को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्वर वर्णों के भेद अलग अलग 5 आधारों पर किए जाते हैं। उनमें से हमने एक आधार देखा आज के मुखाकृति के आधार पर, मुंह की आकृति के आधार पर मुंह बंद रहता है, थोड़ा खुलता है या थोड़ा और खुलता है या पूरा खुल जाता है। इन आधारों पर हमने देखा कि मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत और विवृत। तो आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। ऑनलाइन हिंदी क्लासेज की कड़ी में हम कल फिर मिलेंगे आगे के प्रकरणों के साथ, और मैं समझता हूँ कि आप इसका लाभ उठा रहे होंगे और पूरी तरह से आप ध्यानमग्न होकर के जब देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने आप को इसमें लगाएंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कालांश में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।